Jain friends, my name is Satveer Singh and today we will study a different topic like DLED SAM 3rd Maths. So I will teach you some topics of mathematics. Okay, some topics of mathematics that will be very easy for you. Okay, because I am doing also DLED 3rd semester. So I am thinking that I should upload some videos so that some students, some friends, they can take benefit of this video. So we should start now. Shall we start now? Okay. So actually this paper, ये जो पेपर है ना आपका, मैं आपको हिंदी बोल देता हूँ, ये जो पेपर है आपका, ये राजन सीरीज है, ठीक है। राजन मतलब राजन क्वेश्चन बैंक है, आपके पास सभी के पास होगा, मोस्टली यही होता है सबके पास, ठीक है, राजन वाला। तो राजन से पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको, ठीक है, इससे राजन से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है मैंने देखे थे उसमें ऑब्जेक्टिव, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर तुमने पढ़ ली सारे तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन लिखे हैं मैंने और अभी वो लिखूंगा, ठीक है, तो आप देखते रहना। तो इसमें पहला क्वेश्चन है log 3 बेस 81। तो इसमें क्या है, ये 3 क्या बेस में, जो नीचे होता बेस होता, आधार माना जाता आधार, और ये क्या है, ये तुम्हारा है एक एक्सपोनेंट, जो मतलब कि इसको देखो हमें घातांक के रूप में लिखना है, ठीक है। तुम छोड़ो सारी बातें, मतलब बहुत सारी बातें आएंगी इस पे निकल के, तो इसे घातांक के रूप में लिखना। घातांक का मतलब ये जो लिखा हुआ ना, ये लिखा हुआ लॉग के रूप में, लघु गुणक के रूप में, लघु गुणक के रूप में लिखा हुआ है, लघु गुणक। तो आप जानते क्या होता है लघु गुणक? लघु गुणक, तो लघु गुणक का मतलब होता है, अगर हम इसे तोड़े तो लघु का मतलब होता है छोटा, छोटा, और गुणक का मतलब होता है गणना, गणना। तो जिसकी गणना मतलब छोटी होती है, ठीक है। मान लो अगर तुम्हारी कोई कैलकुलेशन है, गणना है, तो बहुत लंबी जा रही है, तो उसको शॉर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, आप एक काम करोगे वहां पे कि उसमें लोग ले लोगे, लोग लेके उसे छोटा बना लो, मतलब छोटी गणना कर दोगे। अगर ऐसे भी आता है, अगर लघु गुणक से क्या अभिप्राय है तो बता देना। लघु गुणक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी संकल्पना है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, जो तुम्हारे पास बड़े बड़े चीजें हैं उनको छोटा कर देता है, ठीक है, उस कैलकुलेशन को बहुत छोटा कर देता है और जल्दी हम सोल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका मतलब। अब जैसे ये लिखा हुआ हमारे पास log 3 बेस 81 इक्वल टू कितना 4 है। तो मैं आपसे बता दूं, देखो ऐसे सोचो, इसको तुम मतलब भूलोगे नहीं कि जो बेस होता है, जो आधार होता है, जो बहुत छोटे लोग होते हैं वो एकदम बड़े हो जाते हैं, मतलब कुछ दिनों, ठीक है, मतलब कि कुछ अगर मेहनत करते हैं तो वो, ठीक है। तो इससे बेस है, ये बहुत छोटा है अभी, तो अगर हम इसे घातांक के रूप में लिखें, घातांक के रूप में, घातांक के रूप में, घातांक के रूप में लिखेंगे इसे, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 3, और जो मतलब इसका आगे लिखना ना, इसे पावर बना देंगे, और इक्वल टू कितना 81। इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसका आंसर आ गया। जो भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा, मैंने ऑब्जेक्टिव लिखा, अगर आपके पास राजन सीरीज हो तो मैं तुम्हें एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, और सारे क्वेश्चन करा दूंगा आपको। तो इस प्रकार आप देखते रहिएगा, ठीक है। तो लघु गुणक का मतलब छोटी गणना, और जो अगर तुम्हें ये लॉग के रूप में लिखना है, लघु गुणक के रूप में लिखना है और घातांक के रूप में लिखना हो, तो फिर क्या होता है, जो तुम्हारा आधार है इसके ऊपर ये लग जाएगा और बराबर में ये आ जाएगा। इस प्रकार से आप घातांक के रूप में आपने लघु गुणक हटा दिया है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा क्या मैटर है इसका और कैसे कैसे हम इसे समझते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसे फिनिश कर देता हूँ। मैंने एक क्वेश्चन लिखे साइड में, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, और मैं इधर साइड में इनका आंसर बता रहा हूँ। तो अगर कोई डाउट फिर भी रह जाता तो आप इसे बैक करके देख सकते हो, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, दूसरा क्वेश्चन है साधारण ब्याज की दर से। देखो इसको समझ लेना ध्यान से, साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में दुगना, 5 वर्ष में दुगना हो जा रहा है, और तो कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। कोई धन है, तो अगर तुम्हें नहीं पता क्या धन है तो उसको तुम मान सकते हो एक्स मान सकते हो। तो जैसे मान लो, माना वह धन, क्योंकि जो आपने दिया है, देखो 2 तरह के ब्याज होते हैं, एक तो होता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज अभी बताऊंगा, इनके फॉर्मूले में लिख रखे हैं मैंने। साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज होता है कि जिसमें हर साल, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये ईयर है, पहला ईयर, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो यहाँ पे जो भी ब्याज मिलेगा आपको सेम मिलेगा, यहाँ भी एक्स मिलेगा, यहाँ भी एक्स मिलेगा, यहाँ भी एक्स मिलेगा। तो मतलब साधारण ब्याज का मतलब है कि हर साल जो भी ब्याज मिलेगा बराबर मिलेगा। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज मिलता है, ब्याज पर ब्याज, उसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, इसलिए वो ज्यादा होता है, ठीक है। अगर कोई चक्रवृद्धि ब्याज पे ब्याज देता है तो उसको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है, और जो ले रहा है उसका नुकसान हो जाएगा। तो माना
तो मैंने एक काम के लिए साधारण ब्याज की बात चल रही है इसमें, तो पहले राशि मान लेते हैं। माना राशि, देखो मैं शॉर्टकट में कर सकता हूँ इसे, लेकिन मैं शॉर्टकट में कर नहीं गया इसे, ठीक है, क्योंकि यहाँ डीएलएड है, डीएलएड में शॉर्टकट में नहीं चलेगी बात। तो माना राशि मैंने एक्स रुपए मान ली इसमें एक्स। अब वो कह रहा है कि ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में, यानी कि इसमें समय कितना है, समझ रखा 5 वर्ष, और वो कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो मान लो शुरू में एक्स था, बाद में कितना हो गया 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद हो गया 2 गुना। तो ब्याज कितना मिला होगा उसे, कोई राशि मतलब यह है हमारे पास एक्स है, बाद में कितनी होगी वो दुगनी हो गई। तो पहले थी एक्स, तो ब्याज कितना मिला, ब्याज मिला भाई हमें इसमें एक्स रुपए, कितना मिला एक्स, क्योंकि 2x में से x घटा देंगे, दुगना हो गया ना, जैसे 100 रुपए दुगना हो गया, कितना 200 हो गया। तो ब्याज कितना मिला, 100 रुपए तो पहले से थे, तो 100 रुपए मिला ना ऐसे करके। तो ब्याज मिल गया हमें। आपके पास एक फॉर्मूला होता है ब्याज निकालने का, साधारण ब्याज का, P गुणा R गुणा T बटे कितना 100। P क्या होता है, मूलधन होता है, और ये क्या होती है, रेट दर होती है, ये टाइम और बटे 100 होता है। ऐसा ही कितना निकाला मैंने, ब्याज है, ब्याज x है, और P की जगह तुम क्या रख दोगे, ये P है, जो मूलधन होता है ना आपका, राशि होती है, उसे मानते हैं x, और गुणा इसमें रेट निकाल लेते हैं, टाइम कितना 5 वर्ष, अपोन में कितना 100। तो इसे काट दो, अब x कटाए 1 बार, 5 दूनी कितना 10, और यहाँ 20 है, इधर आगे गुणा हो जाएगी इसकी, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा इससे, ये 20 इधर आ जाएगा, और r ये रहा, तो r इक्वल टू कितना आ गया 20, इसकी रेट आ गई 20% की रेट है, ये रेट निकाल ली मैंने, रेट निकाल ली। अब वो बोल रहा कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, यानी पहले कितना x है, ये प्रथम केस है, ये फर्स्ट केस में प्रथम स्थिति में ये, और ये क्या केस लगा दो यहाँ पर 2, ठीक है, ये क्या केस सेकंड, मतलब 2 स्थिति बननी है, फिर 2 कंडीशन बननी है। तो पहली कंडीशन में x मतलब कि जो राशि थी दुगनी हो रही थी, आपकी कितनी हो रही है, वो हो रही है 3 गुनी। तो जब वो, तो ब्याज कितना मिला, कोई राशि पहले x थी, बाद में 3x होगी, तो ब्याज कितना मिला 2x नहीं मिला, उसमें ब्याज 2x मिला, तो 2x हो रहा कितना p कितना x, और r कितना है, r अभी निकाला मैंने 20, ये 20, और टाइम निकालना आपके, अपोन में कितना 100। तो ये x कट गया, और ये 0 से 0 कट गया, 2 5 से कितना हो गया, ये 10 हो गया, 5 की मल्टीप्लाई कर जाएगी t, तो 2 की 5 में करें तो कितना आएगा 10, तो कितना आ गया 10 वर्ष में वो जो राशि है ना वो 3 गुना हो जाएगी। आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। मैं एक बार बता देता हूँ आपको कि कोई भी राशि मान लेते हैं x, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल, मूलधन, जो हमारा जो हम देते हैं नेट वाला वो मूलधन होता है, जो ब्याज मिलता है जितने के रेट पे वो ब्याज होता है, ठीक है। और ब्याज 2 प्रकार का होता है, साधारण ब्याज जो हर साल इक्वली मिलता है, और जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। तो पहले x था, बाद में 2x हो गया, तो ब्याज कितना मिला x, ये 2x था, 2x हो गया, तो पहले x था तो ब्याज कितना मिला x मिला, और बस ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दिया, ये वाला आप ध्यान रखना, ठीक है। इसे अभी बताऊंगा मैं। तो इसमें 2 केस लगा दिए हमने, यहाँ पहले रेट निकालनी पड़ेगी, इसके बाद होगी। अगर शॉर्टकट करोगे तो डीएलएड वाले काट देंगे, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टकट नहीं चलेगा आपका। तो अगर कोई समस्या आ रही तो एक बार देख लेने से, ठीक है, आ जाएगा समझना आपको क्लियर। वैसे एक लाइन में हो सकता है बट मैं करूंगा इसी लाइन में, ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्या, व्यंजन इस इतने के गुणनखंड करने, फैक्टर करने, मतलब टुकड़े, जैसे ये मार्कर है तो इसके टुकड़े कर दो आप, तो वैसे इसके करना है। तो देखो चलो इसका आंसर कर लेते हैं, सॉल्यूशन थर्ड, ये आपका हमारे पास का सॉल्यूशन थर्ड है, मतलब सॉल्यूशन ही मत लिखो आप, लिखो हल, ओके। तो तीसरे का हल कर रहा हूँ मैं, तो पी स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर प्लस कितना, पहले लिख रहा हूँ उसे सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। देखो पी स्क्वायर एक तरफ कर लो आप, तो ये पी स्क्वायर तो यहीं रखा हुआ है, तो इसको धर लिया आप माइनस का ए पी स्क्वायर, ठीक है। चलो प्लस कितना सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस कितना ए सी स्क्वायर। अब यहाँ से पी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इन दो में से पी स्क्वायर कॉमन ले लो आप, क्या बचा अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए बचा, माइनस ए, और यहाँ से सी स्क्वायर ले लो कॉमन, इतने में से क्या बचा है बताओ, सी स्क्वायर बाहर निकाल लिया आपने, तो यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर और माइनस कितना है। अब पूरे में से ये वाला मतलब एक्स स्क्वायर माइनस से कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लो आप, एक्स स्क्वायर माइनस से, तो पी स्क्वायर प्लस कितना सी स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसे आप चेक कर लेना। फिर से एक बार बता देता हूँ, जो पी स्क्वायर वाला टर्म था, पी स्क्वायर दोनों साथ लिख लिए, बाकी दोनों टर्म एक साथ, यहाँ से पी स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ से सी स्क्वायर आ गया, फिर ये एक्स स्क्वायर माइनस सेम बन गया, तो फिर ये कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में देखता हूँ मैं क्वेश्चन, और ये देखो क्वेश्चन रखा है इनने समुच्चय वाला। पहले मैं आपको थोड़ी बातें बताई, तो समुच्चय होता क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है समुच्चय से रिलेटेड, समुच्चय
मैं सवाल कराऊंगा बाद में, पहले 1 मिनट सुनो आप। समुच्चय क्या होता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं सेट। तो समुच्चय वो होता है किसी भी वस्तुओं का समूह, वस्तु का सुव्यवस्थित वस्तु का सुव्यवस्थित वस्तुओं का सुव्यवस्थित समुच्चय कहलाता है। मतलब है कि जो तुम्हारी वस्तु है ना, उनका सुव्यवस्थित, वेल डिफाइन होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ कि हमारे पूरे इंडिया में बेस्ट क्रिकेटर कौन है, बेस्ट क्रिकेटर इन द इंडिया, तो ये मुश्किल होगा बताना, ठीक है, गलत है, क्योंकि कोई बेस्ट हो सकता है, कोई भी अच्छी बैटिंग कर सकता है। और जैसे बेस्ट राइटर इन द वर्ल्ड, कौन पूरे संसार में कौन सबसे अच्छा लेखक है, ये बताना मुश्किल पड़ेगा। तो ये ग्रुप नहीं है, मतलब कि ये सेट नहीं, सॉरी समुच्चय नहीं है। जहाँ पे अगर मान लो ये आपसे बोला जाता है कि तुम्हारी क्लास में बच्चों का समुच्चय, तो मतलब कह सकते हो हाँ क्लियर है, बच्चों का समुच्चय मतलब है, क्यों, बच्चे गिन सकते हैं कितने, क्लियर है वो, वहाँ पे कोई डाउट नहीं बैठेगा, जितने होंगे उतने होंगे, जितने एग्जाम देंगे उतने एग्जाम देंगे, तो यहाँ डाउट नहीं है, तो वो समुच्चय बन जाएगा। जितने होंगे सबको एक साथ रख दोगे तो वो ग्रुप एक समुच्चय कहलाएगा। जितने ग्रुप है सारे, वो सारे समुच्चय नहीं हो सकते, क्यों, उनमें डाउट हो सकता है। लेकिन कुछ समुच्चय, कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जिनमें डाउट नहीं होता, वो क्लियर होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो समुच्चय कहलाते हैं। समुच्चय को हम क्या करते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे बंद करके। जैसे मान लो कुछ अवयव है, 1 2 3 4, ये इसके अवयव है। क्या है इसके अवयव है, मतलब अवयव जो इसके अंदर पड़े। कितने अवयव है, कितने अवयव रखते हैं, कितने अवयव है, ये 4 अवयव है, 1 2 3 4, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं 4 से। अगर मान लो A B C D लिखा हुआ तो कितने 4 ही है, और होता E तो कितना होते हैं, कितने अवयव होते हैं, अब 5 होते, ठीक है। तो आपको पता लग गया इस बात का समुच्चय होते क्या। तो देखो ये इस बात की बात कर रहा है कि x समुच्चय निर्माण के 2 तरीके होते हैं, समुच्चय लिखने के 2 तरीके होते हैं। एक तो x की फॉर्म में होता है, x की फॉर्म में, और एक होता है विदाउट x, जो सिंपल रोस्टर फॉर्म होती है। तो इसे रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लो आप। x है सम संख्या, और जो सम संख्या है वो क्या होनी चाहिए, सम संख्या है वो 9 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। 9 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो क्या ले लो आप यहाँ से, सम संख्या 2 ले लो, एक तो एक क्या 4 और 6 और एक 8, ये आ गई तुम्हारी। मैंने चेंज कर लिया सर रोस्टर में। ये कौन सा मेथड है, रोस्टर विधि। तो रोस्टर विधि में चेंज कर लिया। बी क्या है इसमें, बी है देखो इसमें 7 3 4 8। तो बस यहाँ पे क्या मालूम कर रहा है, बी में से ए घटाने की बोल रहा है, बी में से ए, तो बी माइनस ए। तो पहले बी को लिख दो, इसे 7 3 4 8 और माइनस कितना, इसे लिख दो 2 4 6 8। घटाओ जरा से, b माइनस 1 कर लो, कितना आ गया। तो देखो इसमें क्या होता है ना, 4 से 4 कट गए, देखो इसको हम नहीं लेंगे, कट गए। और इसमें 8 से 8 कट गए, ये भी कट गया। अब और नहीं कट रहा है, तो तुम सोच रहे हो ये भी बच रहा है, ये भी बच रहा है, लेकिन जो इधर वाला समुच्चय उसको, उसमें जो अवयव बचे उनको नहीं लेते हैं। यानी कि 6 बचा, इसको नहीं लेंगे हम, 2 बचा, इसको भी नहीं लेंगे। तो जो तुम्हारा इधर वाला समुच्चय होता है, जो इसमें बचता वही लेते हैं, बस ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। एक बार फिर से सुनो, जो तुम्हारा लास्ट के अवयव बचते हैं लास्ट वाले समुच्चय में घटाते समय, तो वो अवयव नहीं लिखते हैं घटा के, जो इधर वाले बचते हैं वो ही लिखते हैं, ध्यान रखना इस बात का। तो पहले रोस्टर में चेंज कर लिया और उसके बाद ये सवाल कर लिया मैंने, ठीक है, ओके। नेक्स्ट में क्या देखो, इसमें नेक्स्ट में है ये क्वेश्चन दे रखा 5वां देखो, ये है कि एक जो वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी 5 है, और एक वृत्त कितनी, उसकी त्रिज्या कितनी 3 है। तो 5 है और 3 है, तो हमें इसे सोल्व करना, मतलब ये बताना कि कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। टेंजेंट, तो टेंजेंट वो मतलब स्पर्शरेखा, कितनी स्पर्शरेखा, स्पर्शरेखा खींचना, तो स्पर्शरेखा खींचने कुछ तरीके होते हैं। मान लो 2 वृत्त हैं वाले और ये दूर है, तो इस पर 2 स्पर्शरेखा खींच सकती है, एक वाली और एक वाली। अगर दूर है तो, जब वो टच नहीं कर रहा है, और जब वो टच कर रहे होंगे ऐसे, जब वो टच कर रहे होंगे तो वहां पे क्या कर, कितनी खींच सकते हैं, एक तो ये खींच सकते हैं, एक ये और एक ये, कितनी खींच सकते हैं। यहाँ पे स्पर्शरेखा कितनी, केवल 2 खींच सकते हैं, 2, एक ये वाली एक ये वाली।
जहां पे टच कर रहे होंगे, एक तो ये वाली, एक दो, दो तो पहले से ही है, एक ये वाली, तो कितनी स्पर्श रेखा? 3। अब एक काम करते हैं, यहाँ खींच सकते हैं क्या? इस पे खींच सकते हैं आप लोग, ऐसे खींच सकते हो, ऐसे और ऐसे, तो 2 खींच सकते, यहाँ पे खींच सकते हो, इसमें मैक्सिमम 3 खींच सकते हैं बस, आप 3 से ज्यादा नहीं खींच सकती है, ठीक है ना। तो आपको पता लग गया इस बात का। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे 5 है, इसकी त्रिज्या, इसकी 3 त्रिज्या, बीच जो इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? 10 है। तो दूर दूर है, तो केवल 2 ही वाला केस, इसमें वाला दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे। स्पर्श रेखा मतलब जो टच कर रही है, ध्यान रखना इस बात पर। मैं बताता हूँ कुछ आपको, ये वृत्त की कुछ बातें बता देता हूँ मैं आपको। ओके फ्रेंड, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे वाले जो मैंने बताए थे आपको, कि ये घातांक के रूप में लिखना है। ये सवाल कर लिया हमने, ये फैक्टरी कर ली, ये पहले रोस्टर में चेंज करके बता दिया, और यहाँ पे 2 खींची है, दो ही होगी, और मैंने तुम्हें 3 केस बता दी। इसमें 3 केस क्या, जब दूर दूर होंगे तो केवल 2 टेंजेंट खींच सकते हैं, 2 स्पर्श रेखा है, और जब वो टच कर रहे होंगे तो उसके ऊपर एक, नीचे एक, बीच में, और जहाँ पे ये टच कर रहे होंगे तो वहाँ पे 2 खींचेंगे बस, ठीक है। तो इसमें 2 केस होते हैं। ऐसा मान लो तुम्हारे पास ये है वृत्त है, तो अगर तुमने ऐसा खींचा, ये टच कराते हुए, तो इसका नाम है स्पर्श रेखा। क्या नाम है इसका? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। अगर तुम्हारे पास ये क्या है, ये, तो ये क्या हमारे पास है? स्पर्शीय। क्या है ये? है मतलब कि स्पर्श नहीं कर रही है, स्पर्शीय, ठीक है, नॉन टेंजेंट है, ये स्पर्श नहीं कर रही, तो इसे अस्पर्शीय बोलेंगे हम लोग। स्पर्श रेखा ये टच कर रही है यहाँ पे, और यहाँ पे अस्पर्शीय। और कहीं अगर ऐसा होगी तो क्या होगा, 2 जगह काट दिया उन्होंने, तो इसे बोलेंगे जीवा। क्या बोलेंगे इसे? जीवा। और एक बात बताओ, सबसे बड़ी जीवा क्या होगी? ये सेंटर मान लो, सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी बताओ? सबसे बड़ी जीवा होगी ये वाली जो सेंटर से जाएगी, वो जीवा सबसे बड़ी होगी। और ये जो जीवा सबसे बड़ी है ना, इसका नाम रख दिया हमने व्यास। क्या नाम रख दिया इसका? व्यास। और जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। क्यों होता है देखो बताता हूँ, चलो यहाँ बता देता हूँ। इसमें ये त्रिज्या इतनी है, आर है त्रिज्या, ये भी त्रिज्या कितनी, ये सेंटर है, ये भी त्रिज्या कितनी, आर है, ये पूरा क्या हो गया? व्यास हो गया। व्यास को हम कहते हैं डी, और ये कितना, आर प्लस आर, कितना हो गया? तो 2r नहीं हो गई। तो यानी कि अगर यहाँ पे कर दिया हमने, तो ये जो व्यास आया वो त्रिज्या क्या है? ये दुगना है, ठीक है, त्रिज्या का दुगना। तो मुझे लगता है कि मैं आपको क्वेश्चन कम बता रहा हूँ, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बता रहा हूँ, तो आप समझ लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब यहाँ कुछ एक डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे, तो मैं डेफिनेशन बता देता हूँ आपको। तो डेफिनेशन क्या है? बैंक के खाते के प्रकार, क्योंकि इसमें क्या है ना, बैंकिंग वाला कुछ टॉपिक है, बैंकिंग, तो बैंकिंग के मैं कुछ इसमें टॉपिक कवर करता हूँ। बैंकिंग खाते के प्रकार, तो बैंकिंग खाते के प्रकार एक होता है बचत खाता, और एक होता है चालू खाता, और एक होता है सावधि जमा खाता। चलो बताता हूँ एक करके। बचत खाता वो होता है जैसे हम मतलब इनकम है हमारी, मंथली इनकम है, तो उसमें से हम कुछ खर्च करते हैं, सिंपल सी बात है, कुछ मतलब खर्च करते हैं, कुछ बचाते हैं। तो जो खर्च करते हैं वो तो खर्च हो गया, उसे कहाँ जमा करोगे? लेकिन जो बचा हमारे पास उसको बैंक में जमा करते हैं हम लोग। तो वो क्या है? वो जो पासबुक है हमारे पास, जो बुक है जो बैंक की तरफ से मतलब इशू हुई हमें, तो उसमें बचत खाता होता है, ठीक है हमारा, जहाँ पे हम बचत करते हैं। क्लियर है? और इसमें हम कभी कभी लेन देन कर सकते हैं। इसमें जनरली लेन देन नॉर्मल तरीके से करते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब जाते रहते हैं, बहुत बार जाते रहते हैं बैंक का, मतलब ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद में चालू जमा खाता है, ये चालू खाता। तो चालू खाता वो होता है कि जो व्यापार होते हैं ना, जो व्यापारी लोग होते हैं, जैसे मान लो मिल्क की डेयरी है और बड़ी बड़ी कंपनी है, स्कूल है, तो इनके पास जो मनी होती है, पैसे होते हैं, वो पैसा ट्रांसफर होता रहता है, पैसा स्थानांतरण ये करते रहते हैं। तो इसलिए जो है ना, इनके लिए चालू खाता बंद बनाया गया इनके लिए, ठीक है। तो ये बैंक में एक दिन में कितनी बार भी लेन देन कर सकते हैं, और उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर तुम बचत खाते में जाओगे बार बार तो उस पर टैक्स लग जाएगा एक ही दिन में, लेकिन चालू खाते में बार बार तुम कितनी बार चले जाओ, इसमें टैक्स नहीं लगेगा आपका। जो बैंक है वो आपसे कोई पैसे नहीं लेगी, मतलब गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि बैंक भी किसका? गवर्नमेंट का है। तो कितनी बार भी लेन देन कर सकते हैं, ब्याज नहीं मिलेगा आपको इस पे, मतलब जो ब्याज है ना, ब्याज नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जैसे हम क्या करते हैं, इसमें बचत खाते में जो पैसे जमा करते हैं उस पर ब्याज मिलता है, लेकिन जो तुम्हारा चालू खाता है इस पर ब्याज नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि इसमें बार बार हम उनको डिस्टर्ब करते रहते हैं। जो भी इनकी पॉलिसी है बस आप समझ सकते हो। एक होता है सावधि जमा खाता, सावधि यानी कि समान अवधि, समान एक अवधि में कोई टाइम फिक्स है, उसी अवधि में आपको पैसे जमा करने, ठीक है।
उसी अवधि में, जैसे मान लो कोई तुम्हारे पास किस्त है, तो वो किस्त एक टाइम पे जाती है आपकी, ठीक है, एक टाइम पे जाती है, तो वो सावधि जमा खाता हो गया, ठीक है ना। जिसे हम पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, तो पोस्ट ऑफिस में ये बहुत होता है आजकल, ठीक है, सावधि मतलब कोई किस्त कर लिया, एफडी डाल दी, तो ये वही है। और इसके बाद में क्या, अल्प अल्प व्यस्क, अल्प व्यस्क का मतलब है जिसकी आयु बहुत कम है, अल्प है वो, उसकी आयु क्या कम है, का खाता कम से कम कितने वर्ष का होना चाहिए, तो 12 वर्ष कम से कम उसकी उम्र होनी चाहिए। अगर कोई बैंक में अपना अकाउंट खाता मतलब खाता खुलवाना चाहता है, तो उसकी उम्र कम से कम 12 वर्ष होनी चाहिए, ज्यादा कितनी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, ये होता है मूलधन दर गुणा 100/100, ठीक है, मूलधन दर गुणा 100/, मूलधन दर गुणा समय बटे 100, इसे इंग्लिश में कहते हैं PRT/100। और SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ये मैंने थोड़ा टर्म लिख दिया इंग्लिश में, बट आपको इंग्लिश में लिखना नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज का होता है, ये चक्रवृद्धि ब्याज का होता है वाला हमारे पास फॉर्मूला है इसका, ये निकालो तुम, ये निकालो A, मिश्र धन निकालो, क्योंकि इसमें डायरेक्टली मिश्र धन आता है। मतलब जो तुम ब्याज, जैसे देखो सिंपल ही है, ये मार्केट कितने रुपए का, मतलब मैंने 100 रुपए दिए किसी को, और मुझे 100 रुपए तो दिए, तो वो 100 रुपए तो मुझे देगा जिसको मैंने दिए, और फिर मुझे 10 रुपए और ब्याज के दे दिए उन्होंने मुझे, ठीक है, ब्याज के, तो कितना हो गया अब सारे, मेरा मूलधन कितना था जो मैंने दिया उसे, वो मूलधन राशि है, ठीक है, मूल राशि है, मूलधन हो गया। और जो उन्हें 10 रुपए दिए मुझे, वो क्या है, वो ब्याज है। और जब इनको दोनों को जोड़ देंगे तो उसे बोलेंगे मिश्र धन। क्या होता है, मिश्र धन। तो मान लो ये जो तुम्हारे पास फॉर्मूला है ना, ये इससे डायरेक्टली मिश्र धन आता है। कौन सा मिश्र धन आता है, साधारण मिश्र धन और चक्रवृद्धि आएगा, चक्रवृद्धि है तो ठीक है। मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, जो तुम्हारा मूलधन है, जो आपने पैसे दिए और जो उस पर ब्याज मिल रहा है, इन दोनों का जोड़ के जो आता है उसे मिश्र धन कहते हैं। एक क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, 2000 रुपए का 10% की दर से एक वर्ष का CI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, इंग्लिश में लिख दिया मैंने थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। 2000 रुपए का 10% की दर से एक वर्ष का CI और मिश्र धन कितना होगा, तो CI पहले निकालते हैं मिश्र धन। क्या निकालते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है ना डायरेक्टली मिश्र धन निकालता है। तो लगा लो A बराबर कितना, यहाँ पे पहले दिया के रखा है, दिया है इन्हें, चलो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ कर देता हूँ। तो इन्हें क्या रखा, P बराबर कितना रखा है, आप ध्यान रखना, जो ज्यादा राशि होगी P की वैल्यू होगी, ध्यान रखना, क्योंकि मूलधन तो ज्यादा होगा यार, ब्याज इतना कितना मिल जाएगा। अगर ब्याज अगर मूलधन से ज्यादा हो गया तो इसका मतलब दो केस हो सकते हैं, या तो ब्याज बहुत लंबे समय के लिए दिया गया था, ठीक है, या फिर रेट बहुत ज्यादा है, उसकी ब्याज की दर बहुत ज्यादा है, दो ही केस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इतनी रेट मतलब बोली चल रही है, तो रेट कितनी इसमें 10% है और 1 वर्ष है, T इक्वल टू कितना 1 वर्ष है। क्या निकालना हमें, पहले अमाउंट निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज का P1 + R बटे कितना 100 की पावर कितना है T, ये फॉर्मूला होता है, आप इसे लगाओगे। मैं चाहूँ तो इसे कर दूंगा शॉर्ट में, लेकिन शॉर्ट नहीं करना है, नंबर कट जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये कितना 2000 और 1 + R कितना है 10 कितना 100 की पावर कितना है T कितना 1 है। अब इसे सोल्व करते हैं, 2000 और ये काट देंगे 0 से 0, 1 प्लस कितना बचा 1/10, यहाँ पे अपोन में 1 मानेंगे, जिसके अपोन में कुछ नहीं होता। ये कितना 2000, ये 10 मैंने एलसीएम ले लिया, 10 + 1 कितना हो गया 11 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 0 से 0 कट गए, क्या आ गया इससे कट के देखो 11 की 2 मल्टीप्लाई करोगे क्या आगा, चलो मैं पहले लिख लेता हूँ इसे, 200 गुणा कितना, ब्रैकेटों का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये तो कितना आ गया ऐसे 11 दूनी 22 और ये हो गया तुम्हारा इतना। यानी कि तुम्हें देखो मूलधन कितना दिया था हमने, मूलधन कितना दिया था, मूलधन दिया था हमने 2000, मिली कितने गए हमें लोग, हमें कितना मिल गया चक्रवृद्धि मिश्रधन आ गया, चक्रवृद्धि मिश्रधन मतलब इसमें मिक्स है, जो ब्याज भी है इसमें जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना। तो फिर ब्याज कितना आ गया चक्रवृद्धि ब्याज, इसका एक आंसर ये हो गया, पहला आंसर ये हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा इसका, चक्रवृद्धि आप सोचो दिमाग में, रुपए आपने दिए 2000, मिले कितने वापसी आपको 2200, 2200, तो एक्स्ट्रा कितने मिले 200 तुम्हारा ब्याज हो गया, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया पे, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया आपका 200 रुपए, यानी कि आप घटा दोगे किसमें से, जो 2200 है इसमें 2000 घटा दोगे कितना आएगा 0 और कितना आएगा बस 200 रुपए आ गया आपका, ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप लगातार बने रहिए इस चैनल के साथ, और कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, और मैं ये लगातार वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।
ओके फ्रेंड्स, तो कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं इसमें। जैसे मान लीजिए सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या। तो पूर्ण घन का मतलब है कि उसमें उसके टुकड़े होने चाहिए 3। पूर्ण घन वही है सबसे छोटी। तो 5 तो है नहीं, 2 तो है नहीं, क्योंकि इनके टुकड़े करके 3 टुकड़े नहीं बनेंगे इनके। इसके 8 के बनने हैं। 8 के कितने बनेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2। लेकिन ये छोटी नहीं सबसे। 1 के कितने बन जाएंगे? 1 गुणा 1 गुणा 1। 1 को चाहे कितनी बार लिख दो आप, 1 रहेगा। तो सबसे छोटी कौन सी होगी? ये होगी 1, जिसके 3 टुकड़े बनने आराम से। ये पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण घन संख्याएं नहीं है। पूर्ण घन, घन का मतलब वही बात चल रही है जिसके 3 टुकड़े। तो ना तो 2 के बनेंगे, ना 3 के, ना इसके, ना इसके। तो ये खत्म, कोई भी नहीं इनमें से, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं इसमें। ठीक है। वर्ग में कितनी घात है? वर्ग में घात कितनी होती है? जैसे मान लो 4 है, 4 का वर्ग क्या होगा? 2। और 2 बार लिख देंगे, 4 गुणा 4 और ये 16। तो वर्ग में कितनी घात होती है? 2। और उसे 2 बार लिख देते हैं, गुणा कर लेते हैं। घन में घात कितनी होती है? घन में घात तो वर्ग में तो होती है 4। जैसे 4 का स्क्वायर करोगे आप, मान लो वर्ग, तो 4 गुणा 4, 4 चौक कितना हो गया? 16। घन में क्या करोगे? घन में मान लो 2 की पावर 3 है। घन में होती 3 पावर, तो इसे 3 बार लिख दोगे। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये आ गया तुम्हारा। तो वर्ग में पावर कितनी? 2। घन में कितनी? 3। ठीक है। वर्गमूल का संकेत क्या है? वर्गमूल का संकेत ये वाला है। घनमूल का ये 3 लिखना पड़ेगा आपको। आप सोच रहे हो वर्गमूल में 2, तो 2 लिख दो, लेकिन लिखते नहीं, लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पहले से लगा हुआ है। ये ध्यान रखना। यदि 6 कलमों का मूल्य कितना? 24 रुपए हो। यदि 6 कलमों का मूल्य 24 रुपए हो, तो 10 कलमों का मूल्य कितना होगा? तो देखो यहाँ पे 6 कलमों का मूल्य कितना? 6 कलम, 6 कलम बराबर कितनी है? 24 रुपए। 24 रुपए। तो पहले आप 1 का निकाल लो। 1 कलम का कितना होगा? 1 कलम का होगा 24 बटे कितना? 6, 6 चौक 24। ये आ गया 1 कलम का। अगर तुमने 1 कलम का निकाल लिया तो पूरी दुनिया निकाल दी, समझ लो। ठीक है। क्यों? फिर 10 का निकालो, 10 से गुणा कर दो। 10 कलम बराबर कितना? 10 चौक 40 रुपए। 40 रुपए होगा। ठीक है। 5 मजदूरों की इनकम कितनी है? 5 मजदूर कमाते हैं 1250 रुपए। तो 5 मजदूर बराबर, यहाँ कर देता हूँ देखो इसके नीचे, 1250 रुपए। तो एक मजदूर कितना कमाएगा? ये नीचे आगा डिवाइड हो जाएगा इसका, और ये आगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 250 रुपए। काट देने से ठीक पता लग जाएगा आपको कैसे काटा मैंने। ठीक है। 250 रुपए एक मजदूर की है। एक मजदूर की कितनी की निकालनी मुझे? 8 की। तो 8 की निकालनी है, 8 मजदूरों की, 8 मजदूरों की निकालनी है। तो एक की मजदूरी कितनी आ गई? 250। तो 8 की कितनी होगी? 25 अट्ठे 200 रुपये, 200 और 2000। तो ये होगी 8 की 2000 रुपये। अनुपात क्या होता है? देखो अनुपात का मतलब होता है, अनुपात का मतलब होता है तुलना करना, कंपैरिजन करना। जैसे मान लो एक का वेट कितना है? 40। एक का वेट कितना? 40 केजी। दूसरा कितना है? 50 केजी। दोनों ये जीरो से जीरो कट गया तो कितना? 4/5। और 4/5 को हम लिख सकते हैं 4:5। ठीक है ना। अनुपात का मतलब क्या होता है? तुलना करना, दोनों को डिवाइड करना, भाग करना, जो भी समझ लो समझ लो। अनुपात ये वाला हो गया। तो अनुपात और समानुपात क्या? जहाँ 2 अनुपात बराबर होते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक अनुपात तो है CAB, और एक अनुपात क्या? CD। ये तो अनुपात हो गए। दोनों को अगर मैंने ऐसे रख दिया समानुपात का निशान, तो अगर इसे सही से लिखे हम तो ध्यान रखना इस बात का, ये अनुपात है वाला, एक अनुपात तो ये रहा और एक अनुपात ये रहा, और जो 4 वो लग रहे हैं समानुपात के निशान, तो बराबर होता है इसका मतलब। ठीक है। तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं हम लोग, इन दोनों को बटे में लिख, चलो पे ध्यान देना। समानुपात में कितने पद होते हैं? 1 2 3 4। तो 4 पद होते हैं, 4 पद। 2/3 की पावर 5 का अर्थ क्या है? इसका मतलब 2 की घात भी क्या होगी? 5 होगी। 3 की पावर 5 होगी, यानी कि 2 की पावर 5 और 3 की पावर कितना? 5। इसका मतलब ये होगा 4/7, 4/7, 4/7 का मतलब क्या होगा? 3 बार लिखा हुआ है, 3 बार। तो 4 बटे कितना? 7 की पावर कितनी? 3। बस ये लिख दो आंसर इसका। बैंकों का बैंक कौन किसे कहते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो रिजर्व बैंक है उसे बैंक ऑफ बैंक कहता है। राष्ट्रीय बैंक क्या है? PNB। पंजाब नेशनल बैंक और इलाहाबाद बैंक, ये दोनों राष्ट्रीय बैंक हैं। नेशनल बैंक। केंद्रीय बैंक कौन है हमारा? रिजर्व बैंक, जिसमें बाहर के देशों के इसमें वो रखा जाता है। ठीक है। जो भी हिसाब किताब रखा जाता है। केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक है। और फाई क्या? फाई है। फाई मैंने बताया था आपको समुच्चय। समुच्चय में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4। और मान लो कोई समुच्चय में कुछ एलिमेंट है ही नहीं,
क्या क्या बोलो मुझसे 5 बोलो, यानी कि रिक्त समुच्चय, रिक्त एम्पटी सेट है, ठीक है। तो मैं ऐसे कर करके आपको बहुत सारी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और आप ये अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि ठीक है, सीरीज कंटिन्यू रखो और जिससे हम सीख पाए। और मैं आपको काफ़ी सारी बातें ऐसी बताऊंगा जो कि मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ, ताकि तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन हो जाए। जिस दिन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गए, ये समझ लो आपका सिलेबस लगभग खत्म हो गया, ठीक है। क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो इन्हीं टॉपिक के ऊपर डिपेंडेंट है। थैंक यू वेरी मच। आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, यू हैव अ ग्रेट डे।